में राजस्थान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और फाइनेंस सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे बुनियादी संरचना के बारे में, जिसको हम बुनियादी अवसंरचना भी कहते हैं, बुनियादी ढांचा भी कहते हैं। ठीक है, आधारभूत ढांचा या आधारभूत अवसंरचना भी कहते हैं, जिसको हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह देते हैं। तो यदि ये शब्द अलग अलग आ जाए तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। ये लेक्चर थोड़ा ना ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है, तो इसमें कई पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बुनियादी अवसंरचना है, इसे क्या करने की कोशिश कर रही है राजस्थान सरकार। तो देखिए, मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन करने की कोशिश कर रही है। अब मूलभूत वही आ गया बुनियादी। मूलभूत का मतलब भी क्या है? आधारभूत। और सुविधाएं क्या क्या है? आधारभूत सुविधा में क्या क्या आती है? मैंने बताया था, मिनिमम वांट्स या मिनिमम नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। अब उसके साथ हेल्थ भी आ गई, एजुकेशन भी आ गई, और इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, ट्रांसपोर्ट भी आ गई। भाई, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति होने के बाद इंसान क्या करेगा? अगली ख्वाहिश करेगा। समझ रहे हो क्या? अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी आप ये चाहोगे कि भाई, जैसे कोई बंदा प्री देगा, कोई भी स्टूडेंट प्री देगा, तो सबसे पहले वो चाहेगा भाई मेरा प्री क्लियर हो जाए। उसके बाद मेंस देगा तो क्या चाहेगा? मेंस क्लियर हो जाए। उसके बाद इंटरव्यू देगा तो इंटरव्यू में अच्छे नंबर आ जाए। तो सबसे पहले वो चाहेगा कि भाई आरएएस में सिलेक्शन हो जाए। बाद की चीजें बाद की बात है। ठीक है, क्या कभी ऐसा होता है क्या कि भाई मैं आरएएस बनने के बाद ये करूंगा लेकिन प्री नहीं दूंगा? ऐसा थोड़ी होता है। तो जब मिनिमम वांट से मिनिमम नीड की पूर्ति हो जाती है, उसके बाद इंसान आगे की इच्छाएं करना शुरू कर देता है। यदि आप संविधान को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कई बातें हैं, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, इसमें बुनियादी अवसंरचना के लिए सरकार क्या कर रही है कि राजस्थान 2030 तक अपने समृद्ध संसाधनों व सामरिक भौगोलिक स्थिति। अब दो टर्म है, एक तो समृद्ध संसाधन है। समृद्ध संसाधन कौन कौन से हैं भाई? जियोलॉजिकल भी है, जियोग्राफिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, ह्यूमन भी है। ये सारे सारे क्या है? संसाधन। जैसे राजस्थान में आपको पता है खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड भी ठीक ठाक है, राजस्थान में एनिमल हस्बेंड्री भी ठीक ठाक होती है, होती कि नहीं होती है। जल संसाधन कम है, जिसको सरकार धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो समृद्ध संसाधन है। दूसरी टर्म है सामरिक स्थिति। अब राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि राजस्थान इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। बनाता नहीं बनाता? ये पाकिस्तान के साथ लगता है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना जरूरी हो गया है राजस्थान का। ठीक है, के साथ 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के साथ एक आर्थिक शक्ति बनने के पथ पर अग्रसर है। आर्थिक महाशक्ति की बात नहीं कर रहा है, आर्थिक शक्ति बनने के पथ पर अग्रसर है। अभी यदि पूरे भारत की बात की जाए तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो आर्थिक शक्ति के रूप में हमसे आगे हैं। जैसे गुजरात है, गुजरात का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो ठीक ठाक हो चुका है, महाराष्ट्र का भी हो चुका है, साउथ में देखते हैं तो तमिलनाडु का भी हो चुका है। लेकिन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, इनका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अपन से ज्यादा है। ठीक है ना, और वहाँ के किसानों की आय भी हमारे किसानों से ज्यादा है। धीरे धीरे जैसे जैसे सिंचाई सुविधाएं या बुनियादी संरचनाएं बढ़ रही है, तो हमारे किसानों की आय भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सरकार ये चाह रही है कि ऐसी फसलें उगाएं जिसे ज्यादा निर्यात कर सके या ज्यादा उनकी कीमत हो। गेहूं, जो बाजरा की अपेक्षा कौन सी फसलें उगाएं जिनकी कीमत मार्केट में ज्यादा हो। क्लियर है? अब देखिए, इस लक्ष्य के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, कौन से बिंदु हैं ऐसे? सबसे पहला है बिजली, ऊर्जा। देखिए, यदि बिजली या ऊर्जा की पूर्ति हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तो क्या एग्रीकल्चर डेवलप हो पाएगा? क्योंकि सिंचाई के लिए क्या चाहिए हमें? ऊर्जा चाहिए। तो सरकार ये चाह रही है कि भाई 2030 तक जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता है
उसका लगभग 50% हम सौर ऊर्जा से पूरा करें। इसलिए सोलर पंप या कुसुम योजना के तहत ऊर्जा वितरित की जा रही है। क्लियर है। दूसरा है इंडस्ट्री। क्या बिना ऊर्जा के इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी। समझ गए क्या? तो ऊर्जा जरूरी है सबसे पहले। इसमें इसी में आ रही है नवीकरणीय ऊर्जा। एक है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। अब इसमें सारे आ जाते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन या एयर ट्रांसपोर्टेशन, सारे आ जाते हैं। फिर जल संसाधन है और सार्वजनिक निजी भागीदारी है, पीपीपी मॉडल कहते हैं इसको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है ना। ये सरकार जो निजी क्षेत्र उनको कह रही है कि भाई आप हमारे साथ मिलके और इंडस्ट्री सेटअप करो और बेसिक जो इंफ्रा है उसको डेवलप करने में मदद की। ये सोलर पार्क जो लगाए जा रहे हैं, कोई अडानी लगा रहा है, कोई अंबानी लगा रहा है, तो सोलर पार्क समझ गए क्या आप? ठीक है, भडला वगैरह में, पोखरण में, तो ये क्या है? पीपीपी मॉडल है। समझ गए। आगे चलते हैं। तो देखते हैं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके 7 स्तंभ बताइए भाई। कितने स्तंभ हैं? 7 स्तंभ हैं। अब ये 7 स्तंभ कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहला है राजस्थान को सशक्त बनाना। क्या है? राजस्थान को सशक्त बनाना। ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण। देखो, जहां जो चीज की संभावना अच्छी है वहां उसी सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ होता है। अब आप देखो, यदि कोई राज्य समुद्र तट के किनारे है तो वहां समुद्र आधारित इकोनॉमी ज्यादा है कि नहीं है? ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा कैसा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कैसा होगा, समुद्र आधारित। और इकोनॉमी भी कैसी है? समुद्र आधारित। समझ गए क्या? लेकिन जहां जैसी संसाधन पाए जाएंगे वहां उसी को डेवलप करना होता है। अब हम चाहें कि भाई हम यहाँ पर जो वेट पोर्ट है, सी पोर्ट, वो बनाना चाहिए। जैसे ड्राई पोर्ट तो है अपने, कंटेनर डिपो, लेकिन वेट पोर्ट बनाना चाहिए कांडला मुंबई बंदरगाह की तरह। वो पॉसिबल है क्या? वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना। हाँ, इम्पॉसिबल भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हमारे पास पैसा है सरकार के पास, तो हो सकता है जो कच्छ की खाड़ी है यहाँ से बड़ी सारी एक नहर बना दे सवेज नहर की तरह, और सीधे जहाज आ जाए अपने कहाँ पे, अंदर ही ले लो उनको अजमेर तक, कि जयपुर तक पहुंचा दो, उसमें क्या है। ठीक है ना। तो वो अलग बात है, लेकिन इतना पैसा भी नहीं है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है राजस्थान को जोड़ना। अब किससे जोड़ना? ग्रामीण मार्गों से औद्योगिक राजमार्गों तक। सरकार का उद्देश्य है कि जितने भी जिला मुख्यालय हैं और जिला मुख्यालय का जो अंतिम छोर है, ये उसकी बाउंड्री है, वहां तक 1 घंटे में पहुंच जाए, अधिकतम 1 घंटा लगे। इसलिए वो अच्छे अच्छे रोड बना रही है। समझ रहे क्या? जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको डेवलप कर रही है और उनकी भी रोड कनेक्टिविटी कर रही है। क्लियर। तीसरा है एकीकृत परिवहन, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या है? आर्थिक विकास और गतिशीलता की दिशा में कदम बढ़ाना। अब इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अब आप समझो कि आपने या राजस्थान के किसी व्यक्ति ने, किसी कंपनी ने अमेरिका से कुछ इंपोर्ट किया और वो आ गया मान लो मुंबई बंदरगाह या कांडला बंदरगाह। वहां से रेलवे कंटेनर के थ्रू आ गया कनकपुरा रेलवे स्टेशन। समझ रहे हो क्या? और वहां से ट्रक को, जो ट्रेलर होते हैं ना, उसके ऊपर रखकर उस कंटेनर को गंतव्य तक पहुंचा दिया, डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? इंटीग्रेटेड, एकीकृत। कि हमें जिस वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन करना था उसको हमने अलग अलग मॉडल यूज करके और डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। समझ गए क्या? देखो, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये पढ़ने में आसान लगती है कि यार कोई इंग्लिश मीडियम का है इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा शब्द है, ये हिंदी मीडियम का है एकीकृत परिवहन अच्छा शब्द है। इसका अर्थ समझना जरूरी है, मीनिंग क्या है। जब तक मीनिंग नहीं समझोगे तब तक आप कीवर्ड्स यूज नहीं कर पाओगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड कहाँ यूज होगा। क्लियर है। और ये अलग अलग सब्जेक्ट के जो कीवर्ड्स है ना, इनको ध्यान में रखा करो, ये काम आएंगे आपके। ठीक है। ऐसा नहीं है सिलेक्शन से पहले एग्जाम में काम आएंगे, सिलेक्शन के बाद भी काम आएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थान का भविष्य सुरक्षित करना। कैसे सुरक्षित करना? एकीकृत जल अवसंरचना। अभी क्यों आया?
ERCP, इसके कारण आया है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, राम जल सेतु परियोजना। इसका नया नाम क्या है? राम जल सेतु परियोजना। अब ERCP से लगभग 20 जिलों की कृषि की आवश्यकताएं, जो जल की आवश्यकता होती है सिंचाई में, पेयजल की आवश्यकताएं, और धीरे धीरे, अभी शुरू में तो किसके करेंगे? पेयजल और कृषि, फिर धीरे धीरे उद्योगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाएगी। अब सरकार क्या कर रही है कि जो चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं, जिनमें ज्यादा पानी होता है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वहां अच्छी वर्षा होती है, उन उस पानी को बांध बनाकर पहले तो रोका जाए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, आप देखो कि मान लीजिए ये चंबल नदी है, ये अपनी क्या है? विंध्याचल श्रेणी। अब यहाँ से चंबल जा रही है, इसकी सहायक है काली सिंध, आहू, ठीक है, परवन वगैरह जो भी है, इसमें मिल रही है। अब यहाँ से जो पानी बहकर चंबल नदी में जा रहा है, चंबल जा रही है यमुना में, यमुना जा रही है किसमें? गंगा में, और गंगा जा रही है बंगाल की खाड़ी में। तो लगभग 98 से 99% तक जो जल है वो सीधा बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, बिना किसी यूज हुए। तो सरकार इस जल को क्या करेगी कि इनकी सहायक नदियों पर बांध वगैरह बना के और इस पानी को पहले तो रोकेगी, फिर इसको इधर जो बनास की सहायक नदियां हैं या बनास के जो डैम है, इधर छोटी नदियों पे डैम है, बाणगंगा वगैरह पे, ये कई ऐसे एनीकट भी बने हुए हैं जो किसी नदी पे नहीं है, और उन एनीकट या बांधों को भरेगी नहरों से और पाइपलाइनों से। और भरने के बाद होगा क्या? जैसे ही ये बांध लबालब हो जाएंगे, पानी से भर जाएंगे, तो वहां के आसपास का क्षेत्र, जिधर ढाल होगा, उस क्षेत्र में जो भूमिगत जल स्तर है वो ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही भूमिगत जल ऊपर आ गया, तो आप सोचो कितनी हजारों एकड़ भूमि है जो बिना पानी के फिलहाल बंजर पड़ी है। मैं तो कई बार कहता हूं कि सरकार बाकी की योजना एक बार बंद करे और किसानों तक पानी पहुंचाए। देखो, एक मानव जीवन के लिए बाकी की चीजें बाद में है, दो चीजें सबसे पहले है, खाना और पानी। आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कौन से ब्रांड के पहन रहे हो, कौन से कपड़े के पहन रहे हो, कौन सी कंपनी के पहन रहे हो, या कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हो, कैसे मकान में रह रहे हो, बात की बात। सबसे पहले ये दो चीज है। अब कई शहरों में रहने वाले जो सिटी कल्चर के लोग, वैसे हमें क्या मतलब है, हम तो पैसा देके खरीद लाएंगे। भैया, जब उपजेगा नहीं तो खरीदोगे कहाँ से? और जो जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी ना, तो लोग क्या करेंगे फिर? इस एग्रीकल्चर का भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, पता है ना आपको? व्यवसायिक स्तर पर लोग उत्पादित कर रहे हैं, और कितने कीटनाशक हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, या केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। अरे समझ हो गया? जैसा खाओगे अन्न, वैसा हो जाएगा मन, ये कहावत सुनी होगी, ठीक है ना? तो कई बार बच्चे क्लास में कर देते हैं, जैसे मैं कई बार पूछ लेता हूँ कि भाई, इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट कौन है? तो जिनका जैसा अनुभव होता है वो उस हिसाब से बताते हैं। कोई कहता है सर विद्युत विभाग है, कोई कहता है पुलिस विभाग है, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। अब गाँव में जो कोचिंग होती है या कस्बों में कोचिंग होती है, वहां पर ज्यादातर बच्चे किसान परिवारों से होते कि नहीं होते? फिर मैं उनको बोलता हूँ, बेटा देखो, इस दुनिया में ईमानदार दो ही तरह के लोग, या तो जिसकी बेईमानी पकड़ी नहीं गई हो, या फिर जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला हो। अब कई ऐसे कहते हैं कि नहीं सर, हम किसी को मौका भी मिल जाए तब भी बेईमानी नहीं करे। तो अपवाद तो हर चीज के ही होते हैं ना, कि मौका भी मिल जाए फिर भी गलत काम ना करे। तो अपवाद तो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही है जैसा मैंने बताया। अब आप मुझे छोटा सा एक चीज बताओ कि भाई, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, उसमें हमने क्या प्रयोग किया? हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए, पेस्टिसाइड्स यूज किए, हमने नहरों से इनसे सिंचाई वगैरह सुविधाएं दुरुस्त कर दी, जिससे ज्यादा उत्पादन हुआ।
और अन्य के मामले में हम क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन छोटी सी बात बताओ, उत्पादन बढ़ाने के लिए यदि आप लोगों को जहर खिला रहे हो तो क्या ये ईमानदारी है क्या? तो आपके खेत में यदि जैविक खाद से 10 क्विंटल अनाज उत्पादित हो रहा है और आप उसको 10 से 12 या 15 करने के लिए उसमें जहर ही मिला रहे हो, एक तरह से जहर ही है, पेस्टिसाइड्स वगैरह या फर्टिलाइजर्स वगैरह क्या है, जहर ही है। तो क्या ईमानदारी है क्या, शुद्ध ईमानदारी है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो सरकार धीरे धीरे ये कर रही है कि वापस जैविक उर्वरकों की तरफ लौट रही है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दे रही है। समझ रहे हो क्या? और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि भाई लोग भी इस चीज को समझे थोड़ा सा, ठीक है ना? क्योंकि जब मानव जीवन ही, जो भी चीज है, जितना भी आपको दिख रहा है काम जब सब मानव जीवन के लिए है, तो जब मानव जीवन ही नहीं रहेगा फिर क्या करें? है क्या? नहीं है ना? हाँ, तो इसलिए एकीकृत जल अवसंरचना इसलिए जरूरी है ताकि अच्छी सिंचाई सुविधा और शुद्ध पेयजल हमें पीने के लिए मिले। और धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी तो किसानों की आय में भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। और जब किसानों की आय में ग्रोथ हो रही है तो पीसीआई बढ़ेगी, पीसीआई बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो लोगों की क्रय करती क्रय क्रय करने की शक्ति भी तो बढ़ेगी ना। हाँ, और क्रय करने की शक्ति बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी वस्तु और सेवाओं की, तो फिर पूर्ति भी बढ़ेगी, तो उत्पादन और बढ़ेगा। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो राजस्थान का इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास को गति देना। अब विकास को गति कैसे देंगे? बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की शक्ति का उपयोग करना। देखो कई बार आपने सुना होगा कि ये योजना वर्ल्ड बैंक के नाम से चल रही है, सहायता से, वित्तीय सहायता से, या ये चल रही है आईएमएफ की सहायता से। आईएमएफ तो खैर, हाँ, बैलेंस पेमेंट तो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए ही भुगतान करता है या सहायता करता है, योजनाओं के लिए नहीं करता। या एडीबी की सहायता से चल रही है, ठीक है, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, एआईआईबी, उसके सहायता से चल रही है। तो जिसकी भी सहायता से चल रही है, और यदि उन्होंने हमारी सहायता करी है, आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता, तो क्यों ना ऐसी योजनाओं को पूरी करके हम उसका पूरा फायदा उठाएं। भैया तो कोई सहायता कर नहीं रहा, और यदि कर भी रहा है तो हम अपने जी जान लगा दे उसमें, पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत से हम क्या करें, उस योजना का फायदा उठाएं। तो एक ये भी है इसमें। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी, बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को खोलना। अब देखो जितना भी बेसिक इंफ्रा है, ठीक है, इसमें जो पीपीपी मॉडल पे योजनाएं चालू है, ठीक है, इसके लिए क्या करना है, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ऐसी प्लान स्कीम पॉलिसी लानी पड़ेगी कि जिससे कि क्या है, इन्वेस्टमेंट आसान हो जाए। ये इन्वेस्ट करने वाला क्यों करता है भाई? आप एक बिजनेसमैन हो, यदि आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो क्यों करोगे? एक तो भविष्य सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए, 2 साल बाद सरकार बोल दिया हम तो इसको बंद कर रहे हैं, तो आपका पैसा सुरक्षित थोड़ी है। फिर आपको ग्रोथ भी चाहिए, आपको रिटर्न भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। जब भी कोई बात हो ना तो खुद को उस जगह पे रख के सोच लिया करो। अगर मैं किसानों की बात करूँ तो खुद किसान बन जाया करो, अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूँ तो विद्यार्थी बन जाया करो, समझ रहे हो? महिलाओं की बात करूँ तो सभी महिलाएं बन जाया करो, ठीक है ना? हाँ, तो आगे है एक सतत भविष्य का निर्माण, हरित बुनियादी ढांचे का की क्षमता। अब देखो ये हरित बुनियादी बुनियादी ढांचा क्या है, हरित, ग्रीन बेसिक इंफ्रा, ये क्या है? अब यहाँ वो ग्रीन फील्ड वाली बात नहीं है। ग्रीन का मतलब है ऐसा बुनियादी ढांचा जिससे हम पर्यावरण और परिस्थिति को कम से कम नुकसान पहुंचाए, या उससे ऐसे हानिकारक केमिकल या धुआं वगैरह, गैस वगैरह उत्सर्जन ना हो, कि जो एनर्जी के रूप में हम यूज करें वो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, ऐसी एनर्जी यूज करें जिससे प्रदूषण ना हो। समझ गए क्या? यानी ऐसा बुनियादी ढांचा जिसमें प्रदूषण की जो है वो कम से कम हो, वो ग्रीन, ये ग्रीन फील्ड था जो कल बात करी थी, ये ओनली ग्रीन है। तो ये 7 हैं
7 स्तंभ है किसके? आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र। अब हो सकता है मेंस में ऐसे कैसे पूछ ले, और हो सकता है प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव पूछ ले। तो इसको 1-2 बार रिवाइज करोगे तो ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो बेसिक इंफ्रा की बात करते हैं तो मूल रूप से इस चैप्टर में हम 4 चीजों की बात करेंगे। एक तो एनर्जी की, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा है टेलीकम्युनिकेशन, और चौथा है वाटर रिसोर्सेस। ठीक है ना? इन 4 चीजों की बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी। देखो, आधारभूत अवसंरचना का महत्व, पहले तो ये समझ लो, ये मैच टाइप का है थोड़ा सा। देखो, आधारभूत अवसंरचना आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। ये बात सत्य है कि नहीं है भाई? आर्थिक विकास चाहिए आपको तो सबसे पहले जो बेसिक, सबसे जरूरी जो अवसंरचना है उसको डेवलप करना ही पड़ेगा। यह न केवल विकास को बढ़ाता अपितु गरीबी उन्मूलन में भी सहायक है। कैसे है भाई? मान लो को रोड का काम चल रहा है, अब वहां पर लोगों को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई डैम बन रहा है तो वहां भी लोगों को काम मिलेगा। समझ गए क्या? अब रोड का काम चल रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, तो वस्तुओं और सेवाओं की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो वस्तुएं और सेवाएं हैं मैं वो ठीक ठाक कीमत पे प्राप्त हो जाएंगी। और जब चीजें ठीक ठाक कीमत पे प्राप्त होती है तो अमीरों को फायदा होता है, अमीरों को तो चाहे कितनी भी कीमत में मिल जाए। यदि आलू 500 रुपए किलो भी हो जाए तो अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आलू खाते नहीं है। वो क्या खाते हैं? पनीर। और पनीर किससे बनता है? दूध से। तो दूध का उत्पादन कौन करता है? किसान। लेकिन वही नहीं खा पा रहा। ये हमारे भारत की एक बड़ी विडंबना है। आगे देखते हैं, यह राज्य में निवेश को आकर्षित करने, ये ध्यान रखना भाई, यदि किसी राज्य में बेसिक इंफ्रा ठीक ठाक होता है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। ठीक है? व्यापार संचालन को बेहतर बनाने के लिए जो ट्रेड होता है, आवागमन, ठीक है, व्यापार क्या है? हम वस्तुओं को कहीं से मंगवाएंगे और बेच देंगे, यही तो होता है। या यहाँ उत्पादित वस्तुओं को कहीं और ट्रांसपोर्ट कर देंगे, यही है व्यापार में। ठीक है? और अपनी जनसंख्या को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने में सहायक है। अब आवश्यक सेवाओं में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। आवश्यक, जो आवश्यक है तो है, ये ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल नहीं है कि भाई इच्छा पे डिपेंड करेगा तो खाना खाएगा, नहीं, खाना एक आवश्यक है। तो क्या क्या आ गया? वही रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, हेल्थ। समझ गए क्या? ये आवश्यक सेवाएं हैं। ठीक है? आगे देखते हैं, भौतिक आधारभूत ढांचे के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जैसे परिवहन, ये 2 बार लिखा गया, परिवहन प्रणालियां, जिसमें सड़कें, रेलवे और एयर तीनों आ गए हैं। संचार नेटवर्क, इसमें टेलीकम्युनिकेशन है और डिजिटल इंफ्रा है। संचार नेटवर्क का मतलब, डिजिटल इंफ्रा का मतलब, और आजकल आप व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, सोशल मीडिया नहीं चलाते क्या? तो वो भी तो कम्युनिकेशन का एक जरिया ही है ना। मैं एक तो आप सीधा फोन कर रहे हो, एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, टेलीकम्युनिकेशन ही है। बिजली उत्पादन एक मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें क्या क्या आ गया भाई? देखो, एक तो आ गया परिवहन, क्या गया? परिवहन, फिर संचार, और फिर क्या आ गया? बिजली। ये तीन क्या है? एक अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है, मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है? ये तीन तो चाहिए चाहिए। औद्योगिक विकास को बढ़ावा, नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने। यहाँ देखो, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, ये बात मैंने पहले बता दी है आपको, यदि बेसिक इंफ्रा ठीक ठाक होगा तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कहीं किसी खदान में, दूर दराज गांव में आप कोई उत्पादन कर रहे हो किसी भी अयस्क का, और उसको परिशोधनशाला तक लाने के लिए या उद्योग तक लाने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? पता चला ट्रक भर के वहां से निकला, रास्ते में ही पलट गया, तो इंफ्रा चाहिए ना बढ़िया। फिर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने। अब क्षेत्रीय असमानताएं क्या है? इसको दोनों तरह से देखो आप।
देखो किसी क्षेत्र में उद्योग अच्छे डेवलप हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? जैसे जयपुर है, भीलवाड़ा है, अलवर है, अजमेर है, इन जिलों में कोटा है, ठीक ठाक है। लेकिन आप वेस्टर्न राजस्थान के देखो कि उन जिलों में ठीक ठाक है क्या? नहीं है। तो ये असमानता कब दूर होगी? यदि कोई उद्योगपति जोधपुर में या जैसलमेर में उद्योग लगाना चाहे तो क्या सोचेगा कि यार उधर आवागमन का साधन तो है ही नहीं। समझ गए क्या? तो बेसिक इंफ्रा चाहिए कि यार मैं उधर उद्योग तो लगा दूं लेकिन वहां बिजली या एनर्जी का समस्या है कि नहीं है? सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में आधारभूत अवसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें कुछ कीवर्ड हैं, वो कीवर्ड निकाल लेना और बस दिमाग में रख लेना। कोई भी दो बच्चे सेम आंसर कभी नहीं लिखते हैं। यदि एक ही किताब से एक ही नोट से पढ़ रहे हो तो उस इंफॉर्मेशन को आप लोगे, दिमाग में पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तो उसको जब प्रोसेस करोगे फिर आपकी किस में जाएगी? अस्थायी मेमोरी में। अस्थायी मेमोरी से आप उसको स्थायी मेमोरी में डालने के लिए बार बार रिविजन करोगे। अब वो अस्थायी मेमोरी से कितना परसेंट स्थायी मेमोरी में जाता है ये भी अलग अलग है। और जब आप उसको यूज करोगे, जरूरत पड़ने पर रिकॉल करोगे, तो उसमें से कितना परसेंट बाहर आता है, ये भी सबका अलग अलग। इसलिए ज्यादा फोकस किस पे करना है? कीवर्ड्स पे। कनेक्टिंग वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, एनर्जी संचालित अर्थव्यवस्था का निर्माण। अब एनर्जी से क्या करेंगे? एक संचालित अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, चलती हुई। संचालित का मतलब है जो लगातार चल रही है, ठीक है ना। अब ये कब चलेगी? जब एनर्जी लगातार प्रोड्यूस होती रहेगी। ऐसे थोड़ी है कि आपने 3 साल तक एनर्जी प्रोड्यूस कर दी फिर बंद हो गया तो अपन अर्थव्यवस्था को बंद थोड़ी करेंगे। तो संचालित अर्थव्यवस्था के लिए एनर्जी आवश्यक है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें दो एक बात कि राजस्थान 2030 तक बिजली क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की योजना बना रहा है। अब ये आर्थिक स्थिरता क्या है? कि भैया हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं बिजली, उसमें थोड़ा सा आत्मनिर्भर बन जाए और इतनी बिजली उत्पादन कर ले कि हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और अन्य राज्यों को हम क्या कर सके? एक्सपोर्ट भी कर सके, ठीक है। 2030 तक कृषि क्षेत्र की ऊर्जा मांग का 50% सौर ऊर्जा से पूरा करना भी राजस्थान सरकार का एक उद्देश्य है। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, तो क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि भाई कब तक है, या तो इधर का देके उधर का पूछ लेगा या इधर का देके इधर का पूछ लेगा। कि 2030 तक राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की मांग का कितना प्रतिशत सौर ऊर्जा से प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। अब ऑप्शन में मिलेगा 100%, 75%, 50%, 25%। फंस गए ना? या फिर ऐसे पूछ लेगा कि राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र की कुल मांग का 50% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने की योजना किस वर्ष तक पूरा करने की बना रही है? 2035, 2028, 2030 ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो भाई, ऊर्जा क्षमता की बात करते हैं। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात कर रहा है, टोटल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? ये कब की बात का है? दिसंबर 2024 की, वहां तक की बात पूछ रहा है। तो कितनी है? 26,325.19 मेगावाट। कितनी है? 26,325.19 मेगावाट, दिसंबर 2024 तक। अब क्या चल रहा है? जून 2025। इन 6 महीने में और भी बढ़ी होगी। अरे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो जो अगली आर्थिक समीक्षा आएगी उसमें बताया जाएगा कि दिसंबर 2025 तक। क्लियर? अब इसमें देखो प्रमुख स्रोत क्या क्या है। कई स्रोत हैं लेकिन प्रमुख 3 हैं। एक तो थर्मल पावर है, एक सोलर एनर्जी है और एक विंड एनर्जी है। 3 स्रोत हो गए। तो थर्मल पावर से उत्पादित होती है 7830 मेगावाट। कितनी? जो कोयला वगैरह से बनती है वो कितनी है? 7830 मेगावाट। और राजस्थान में सर्वाधिक किसी से हो रही है? तापीय ऊर्जा ही हमें मिल रही है। तो दो बात ध्यान रखना
भारत की हो या राजस्थान। सर्वाधिक ऊर्जा कौन सी उत्पादित हो रही है? तापीय, थर्मल पावर। ठीक है, आपने सुना होगा ना सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, ये आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, थर्मल को तापीय भी कहते हैं, कोयला या अपने जो डीजल वगैरह से बनती है वो वाली। पहली बात तो ये, थर्मल पावर में भी सर्वाधिक स्थान किसका है? कोयले का। चाहे राजस्थान की बात करें चाहे भारत की बात करें। समझ गए क्या? सर्वाधिक कौन सी? थर्मल पावर। और थर्मल में सर्वाधिक किसका योगदान है? कोयले का। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो भैया 5482.66 मेगावाट है दिसंबर 2024 तक कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका स्थान कौन सा है? दूसरा सबसे ज्यादा तापीय, उसके बाद सोलर। फिर पवन ऊर्जा की बात करते हैं, विंड एनर्जी की। आपने पवन चक्कियां देखी होंगी ऐसे, देखी है क्या? पवन चक्कियां जो हवा चलने से चलती रहती है और उसमें नीचे टरबाइन लगा होता है और टरबाइन से बिजली उत्पादित हो जाती है। देखो ये सब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखो ये तो पढ़ा होगा ना कि भाई ऊर्जा को ना तो कोई बना सकता है ना खत्म होती है। तो ऊर्जा का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है एक से दूसरे में। तो जो हवा चल रही है वो कौन सी ऊर्जा है? हवा चल रही है, उसको तो पवन कह दिए, लेकिन ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को से हमने पवन चक्की घुमाई, और आपने ट्रैक्टर में लगा हुआ एक अल्टरनेटर देखा होगा या जनरेटर देखा होगा। तो अल्टरनेटर को जब हम ट्रैक्टर से घुमाते हैं तो बिजली पैदा होती कि नहीं होती? होती है ना। तो ऐसे जब पवन चक्की घूमती है तो टरबाइन में बिजली पैदा होती है। तो हमने यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? अरे समझ गए क्या? है ऐसे ही है। तो इसकी कितनी है भाई? 4414.12 मेगावाट, और इसका स्थान कितना है? तीसरा। ठीक है, इन दोनों को मिला दे तो 37.59%। यदि 100% हो रही है ना, तो उसमें से 37.59% किसका योगदान है? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का। अब आप कहोगे सर ये है 7830 और ये दोनों मिला के ज्यादा हो जाती है, कहोगे ना। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लेते हैं क्या, आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगली स्लाइड। अब एक एक बिंदु आपके समझ में आ जाएगा। देखो ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता दिसंबर 2024 तक कितनी बताई हमने? 26,325.19 मेगावाट। इतना तो क्लियर है। अब तीन प्रकार से ऊर्जा उत्पादित हो रही है। कितने प्रकार से? या तो राजस्थान सरकार की खुद की योजना हो, या किसी अन्य राज्य के साथ भागीदारी से विद्युत का उत्पादन करती हो। दोनों समझ गए होंगे। तो एक तो वही राज्य की स्वयं की योजना या भागीदारी की योजना। दूसरा है केंद्र सरकार की यदि कोई कहीं योजना लगी हुई है बिजली उत्पादन की, उससे राज्य को कितना शेयर मिल रहा है। ठीक है। तीसरा है कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड और निजी क्षेत्र, इन तीनों की मिलाकर जो परियोजनाएं हैं उसे कितनी मिल रही है। तीनों बात समझ गए क्या? कौन कौन से आ गए? एक तो राज्य सरकार की खुद ने पैसा लगाकर कोई योजना स्थापित कर रखी हो बिजली उत्पादन की, या किसी अन्य राज्य में स्थित हो जिसमें उस राज्य का और राजस्थान का शेयर हो आपस में। ठीक है ना। या फिर केंद्र सरकार ने किसी राज्य में विद्युत परियोजना स्थापित कर रखी हो और उससे राजस्थान को कुछ शेयर मिलता हो। या फिर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर, इन तीनों ने अलग अलग कर रखी हो या मिलके कर रखी हो, उससे राजस्थान को कितना मिल रहा है। तो तीन तरह की हो गई। सबसे पहले बात करते हैं राज्य की स्वयं की या भागीदारी की परियोजनाएं। अब इसमें तीन है भाई, थर्मल पावर है, ठीक है, हाइड्रो पावर है और गैस। इन तीनों से कितनी कितनी हो रही है? तापीय ऊर्जा से 7830 मेगावाट, पिछली स्लाइड में हमने यही पढ़ी थी ओनली। क्लियर है।
फिर जल विद्युत 1017.29 मेगावाट है, और गैस से 600.50 मेगावाट है। अब इतने आंकड़े डिजिट पढ़ पढ़ के आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ये बात मैंने फर्स्ट क्लास में बता दी थी कि याद नहीं होगा, ठीक है ना। जिसने आर्थिक समीक्षा लिखी है ना, या जिसने बजट पेश किया है, 3 दिन बाद उससे पूछ लो आप कि भाई इसके लिए कितना रुपया दिया आपने, उसको खुद को नहीं पता बेचारे को। क्योंकि मानव के ब्रेन की एक लिमिट है, ये भी ध्यान रखना। हम कंप्यूटर थोड़ी है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा है, लेकिन हमारी हार्ड डिस्क बड़ी थोड़ी है, ठीक है ना। हाँ, इन तीनों का योग कर देते हैं तो 9447.79 मेगावाट हो जाती है। क्लियर। अब वहां हमने सिर्फ इसकी बात करी थी, इनकी बात नहीं करी थी। क्लियर। अब देखते हैं केंद्रीय परियोजनाएं। तापीय से मिलता है 1916.37 मेगावाट की। केंद्र सरकार ने कोई भी तापीय थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा रखा है, और उससे केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों को शेयर देती है कि तेरा इतना है, तेरा इतना है, तेरा इतना है। तो राजस्थान को कितनी मिलती है? 1916.37 मेगावाट। क्लियर। फिर जल विद्युत से 740.66 मेगावाट। ऐसी कोई गैस विद्युत परियोजना नहीं है जिससे केंद्र सरकार की हो और उससे राजस्थान को मिल रहा हो, तो कितना है? 0। क्लियर। फिर है परमाणु ऊर्जा से 456.74 मेगावाट। अब एक चीज ध्यान रखना, जहां जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो केंद्र सरकार के ही, क्योंकि परमाणु ऊर्जा जो विषय है वो संघ सूची का है। अरे समझ गए क्या? तो ये ऐसी बेसिक सी चीजें हैं, ये आप दिमाग में बैठा लिया करो कई बार। टोटल का योग है 3113.77 मेगावाट। ये दो चीज समझ गए। तीसरा, RRECL, RSMML और निजी क्षेत्र की परियोजनाएं। तो पवन ऊर्जा 4414.12 मेगावाट आ गया क्या? वो वाला डेटा तो पिछली स्लाइड में था। फिर बायोमास 124.85 मेगावाट और सोलर 5482.66 मेगावाट। तो उस स्लाइड में सिर्फ ये वाला डेटा था, ये था और ये था। क्लियर। अब इसके अलावा तो बच रही है बाकी, ठीक है। और तापीय और जल विद्युत है 3742 मेगावाट। टोटल मिला देते हैं तो 13,763.63 मेगावाट। तो भैया 1, 2 और 3, इन तीनों का यदि हम टोटल करते हैं तो आ जाती है 26,325.19 मेगावाट, ये वाली। समझ गए क्या? इतने मेगावाट में मत खो जाना कि खुद ही बिजली बनाने लग जाओ। क्लियर। हाँ, मैंने कहा था करना तो हार्ड वर्क ही है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। तो पीवाईक्यू जब आप सॉल्यूशन करोगे प्रीलिम्स और मेंस के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ट्रेंड क्या है और हमें किसके आसपास पढ़ना है, ठीक है। और पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा बाकायदा हर सब्जेक्ट का। 2013 से और 24 तक के जो पेपर है प्रीलिम्स के, उसका सब्जेक्ट वाइज करवाया जाएगा, जिसे आप ट्रेंड एनालिसिस कर पाओ। अगर देखो इकोनॉमिक सर्वे के पढ़ोगे तो 2016 में कुछ इकोनॉमिक सर्वे में था, अब कुछ है, तो आंसर से आपको मतलब नहीं होगा, क्योंकि उस समय का थोड़ी आप पूछेंगे। आंसर से मतलब नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें पढ़ते समय किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है। देखो इतना ज्यादा कंटेंट है मार्केट में, आप यदि सोशल मीडिया पे भी देखोगे तो कंटेंट आ जाता है, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा है, तो PDF शेयर होते रहते हैं। तो बात कंटेंट की नहीं है। आजकल बता रहे ना, हमारे में से ये आया है, हमारे में से देखो ये पर्सन आया है। भाई तुम्हें ढूंढने में 5 दिन लग गए, एग्जाम हुए 17-18 तारीख को। अरे समझ रहे हो क्या? और तुम अब बता रहे हो 10 दिन बाद। तो तुम्हें ढूंढने में 5 दिन लग गए, 10 दिन लग गए। बात ये नहीं है कहाँ से क्या आया है, जो भी आया है वो कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है, किसी किताब में है, किसी वेबसाइट में है, किसी नोट्स में है। बात ये है कि बच्चे के कितने याद है,
और उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, मुद्दा ये है। अच्छा, तो गूगल भी कर देगा सब कुछ हमारे में से आया है। अरे मानते हो ना, कल ना आ जाए यहाँ पर सुंदर पिचाई और एक ले ले सेमिनार कि देखो जो भी आर एस मेंस में आया है, प्री में आया है, आईएएस में आया है, सब कुछ हमारे में से आया है। इसका क्या मतलब है? अरे समझ गए क्या? इसका कोई मतलब नहीं है कि आप बच्चों को कितना सिखा पाए। बात इंफॉर्मेशन की नहीं है, बात यह है कि आप उनकी समझ कितनी विकसित कर पाए, उनकी अप्रोच को कितनी विकसित कर पाए, ताकि वो खुद डिसीजन ले सके कि भाई मेरे पास जो इंफॉर्मेशन का भंडार है, जो थॉट्स है, जो ओपिनियन है, उसको मैं कैसे कनेक्ट करके यहाँ प्रेजेंट करूं, ये है मुद्दा। तो समझ गए? हाँ, तो इस बहकावे में मत जाना। कोई कहे हाँ भाई आया होगा तेरे में, तू पढ़ ले। आगे देखिए, ऊर्जा उत्पादन देखते हैं। 2020-21 से 2023-24 तक, 23-24 का मतलब दिसंबर 2024 तक की बात करें। CAGR, अब ये CAGR क्या है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड ग्रोथ होती है, देखो 2020-21 से और 21-22, 21-22 से 22-23, 22-23 से 23-24। तो कंपाउंड रूप से एनुअल कितनी हो रही है, तो आपसे पूछेगा सबसे पहले संकलित वार्षिक वृद्धि दर। तो ध्यान रखना, कुल ऊर्जा उत्पादन में तो CAGR कितना है? 4.08%। टोटल ही ऊर्जा की बात करें जिसमें सारी आ गई है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों आ गई। क्लियर? फिर बात करते हैं सौर ऊर्जा में। CAGR 20.57%, सबसे ज्यादा इसी में, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट किसमें है? सौर ऊर्जा में। क्योंकि देखे जो ही हर आदमी रिसर्चर राजस्थान हुआ तो कितने MOU हुए हैं सोलर एनर्जी के? बहुत ज्यादा। तो सबको पता है, क्योंकि भविष्य किसमें है? रिन्यूएबल एनर्जी में है। क्योंकि जो परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो तो लिमिटेड है। कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गैस एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन सूर्य की ऊर्जा थोड़ी खत्म होगी। मेरे हिसाब से पृथ्वी के खत्म होने से पहले तो होगी नहीं। वो जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, मानव जीवन ही खत्म हो जाएगा, फिर ऊर्जा का अपन करेंगे क्या? आप में से कोई है कि बाद में टीवी चलाएगा बैठ के या मोबाइल चार्ज करेगा? ऐसा कोई नहीं है मेरे हिसाब से। फिर पवन ऊर्जा में CAGR कितना है? 5.30%। अब देखो कथन ऐसे आ जाता है कि भाई कुल ऊर्जा उत्पादन में CAGR सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तुलना में ज्यादा है। ये कथन सही है क्या? इट्स रॉन्ग। तो जब भी डेटा पढ़ो, डिजिट पढ़ो या कोई भी फैक्ट पढ़ो, तो इन चीजों का ध्यान रखा करो कि ये एनालिटिकल रूप से किस तरह से पूछा जा सकता है। क्लियर? प्रसारण तंत्र प्रणाली, ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन जानते हो? अरे जो जहां से बिजली बनी, जहां, ये ध्यान रखो कि ये मान लो सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है, क्या है? या कोटा थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ से बिजली बनी। अब यहाँ से बड़ी बड़ी लाइनों से सप्लाई की जाती है, आपने देखा होगा, की जाती है ना। और फिर स्टेशन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? स्टेशन। इस स्टेशन से सप्लाई होगी, फिर होंगे सब स्टेशन। क्या होंगे? सब स्टेशन। ठीक है? जैसे कई बार देखा होगा 220 kV सब स्टेशन, ऐसे लिखा होगा आपके गांव के आसपास। फिर यहां से सप्लाई की जाती है ट्रांसफार्मर में। किसमें? ट्रांसफार्मर में। और वहां से सप्लाई की जाती है फिर अलग अलग लाइनों में, जो कॉलोनियों में, गांव में जाती है, घरों में जाती है। इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन शब्द होता है, उसका मतलब वितरण करना। ट्रांसमिशन का मतलब प्रसारण करना। इसमें अंतर है थोड़ा सा, डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रसारण में अंतर ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वाइज किया जाता है कि भाई अब तू आ जा, अब तू आ जा, अब तू आ जा। ट्रांसमिशन कंटिन्यू चलता है, इसमें आप इसका यूटिलाइज करो चाहे मत करो। और बिजली में आप पंखा चलाओ चाहे मत चलाओ, लेकिन वो तो लगातार चल रही है ना। उसमें रुक रुक के थोड़ी चल रही कि भैया पंखा चला रहे हैं तो अब मत चलू, ऐसा थोड़ी होता है।
कि सर आप मोबाइल रिचार्ज चार्ज करोगे, आप कहोगे हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, तो लगातार चलती रहती है जब तक उसको काट ना दिया जाए कि यहाँ से शट डाउन कर दिया जाए, यहाँ से शट डाउन कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो कुल EHV प्रसारण नेटवर्क कितना है? EHV का मतलब होता है क्या? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। क्या होता है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो मार्च 2017 में था 36,079 सर्किट किलोमीटर। अब ये सर्किट किलोमीटर क्या है? ये सर्किट किलोमीटर ये है जैसे लाइन जाती है ना, बिजली की लाइन जिसमें 3-4 तार होते हैं, तो एक तार की लंबाई नहीं है, इन तीनों चारों की लंबाई है, इसी को सर्किट किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर दिसंबर 2024 में 44,638 सर्किट किलोमीटर, और मार्च 2017 से दिसंबर 2024 तक वृद्धि हुई है 23.72%। किसमें वृद्धि हुई है? सर्किट किलोमीटर में, यानी प्रसारण नेटवर्क में। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, कि पहले इतनी लंबी लाइनें थी, अब कितनी हो गई है? 44,638 सर्किट किलोमीटर की। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में प्रसारण नेटवर्क। 4 प्रकार की लाइन है, जितनी भी आप देखते हो ना तामझाम, 4 प्रकार की लाइन है। 765 केवी लाइन, 400 केवी लाइन, 220 केवी लाइन और 132 केवी लाइन, ठीक है ना। तो कई बार आपने देखा होगा 132 केवी सब स्टेशन, कई बार आपने देखा होगा 220 केवी सब स्टेशन, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अब इसमें प्रसारण नेटवर्क सर्किट किलोमीटर में कितना कितना है, तो यहां ध्यान रखना। चार जो 765 केवी लाइन है, 425.498 सर्किट किलोमीटर। समझ गया क्या है सर्किट किलोमीटर? ये ध्यान रखना है। फिर 400 केवी लाइन कितनी है? 7,914.408 सर्किट किलोमीटर। 220 केवी लाइन कितनी है? 16,337.669 सर्किट किलोमीटर। और 132 केवी लाइन कितनी है? 19,960.429 सर्किट किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये। अब ये प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है, ये तो मिलान करवा दे या सीधा सीधा पूछ ले कि सर्वाधिक कौन सी लाइनें हैं, तो वो क्या बताओगे? 132 केवी लाइन, ठीक है। ये आपसे कथन कारण में पूछ ले। क्लियर है? लास्ट में एक चीज और देख लो, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। EHV एक्स्ट्रा है हाई वोल्टेज सब स्टेशन की संख्या व क्षमता कितनी है? इसमें PPP पे जो स्थापित है वो भी शामिल है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले विवरण देखते हैं, फिर क्षमता देखते हैं, ठीक है। हाँ, मेगावाट एम्पियर में है, MVA मेगावाट एम्पियर में है। और EHV ग्रिड सब स्टेशन, देखो GSS कहते हैं इसको, ग्रिड सब स्टेशन, ठीक है। तो सबसे पहले है 765 केवी किलो वोल्ट GSS ग्रिड सब स्टेशन। ये मात्र 2 है, कितने हैं? 2। और इनकी क्षमता कितनी है? 9,000 मेगावाट एम्पियर। कैपेसिटी कितनी है? 9,000 मेगावाट एम्पियर। फिर 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन की बात करते हैं, संख्या में मात्र 19 है, और क्षमता कितनी है? 16,570 MVA मेगावाट एम्पियर। क्लियर? फिर बात करते हैं 220 केवी GSS वाले ग्रिड सब स्टेशन, ये कितने हैं? 130, और इनकी कैपेसिटी कितनी है? 34,695 मेगावाट एम्पियर। फिर लास्ट में बात करते हैं 132 केवी GSS किलोवाट ग्रिड सब स्टेशन, इनकी क्षमता कितनी है भाई? 39,167 मेगावाट एम्पियर, और टोटल कितने हैं ये? 500।
तो इनका योग करते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 651। कब की है ये बात? दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक। कितना समझ गए क्या? और यदि टोटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो 99,432 MVA, मेगावाट एम्पियर। क्लियर है? तो अब यहाँ ध्यान रखना कि सर्वाधिक क्षमता किसकी है? 132 केवी जीएसएस की। तो सर्वाधिक संख्या में भी कौन से हैं? 132 केवी जीएसएस। क्लियर है? आज के लेक्चर में डेटा ज्यादा थे और आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक था। नया टॉपिक इसलिए था, आपको लग रहा होगा कि भाई ऊर्जा वाले टॉपिक में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यही आते हैं, ये भी आते हैं, प्रसारण तंत्र भी आते हैं। ठीक है ना? हाँ। तो थोड़ा सा दिमाग बोरियत हो गया होगा, तो आज के टॉपिक में अपन इसको यही समाप्त करते हैं आज के लेक्चर में। इसी को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? ओके।